कला के तत्व। इससे पहले हमने पढ़ा था कला के अंग यानी कि षडांग, ठीक है। तो षडांग के बाद हमारा जो बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसके अंदर थर्ड यूनिट में कला के तत्व आते हैं। अब कला के तत्व को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, तो इसके लिए एक दोहा भी है। तो दोहा किस प्रकार से है, हम पहले दोहा देखते हैं। तो यहाँ पर दोहा देखिए, तत्व छह होते चित्र के रेख रूप अरु रंग। तान पोत चित्रित करें अंतराल के संग। तो यहाँ पर जो दोहा है इससे हम कला के तत्व को याद कर सकते हैं। अब इसमें कौन से तत्व आ रहे हैं कि ये कितना हमारे 6 है, और इसमें कौन सा तत्व है, रेखा रूप और रंग, तान पोत और अंतराल। तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं कौन कितने तत्व हैं, 6 हैं। पहला है हमारा रेखा, दूसरा है रूप, तीसरा है रंग, चौथा है हमारा तान, पांचवा है हमारा पोत और छठा है हमारा अंतराल। अब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइन, फॉर्म, कलर, अब यहाँ पर टोन आएगा और नेक्स्ट में टेक्सचर, और ये हमारा आ जाएगा स्पेस। तो यहाँ पर रेखा क्या है, लाइन, इंग्लिश में इसे लाइन बोलते हैं, रूप को फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इंग्लिश वर्जन ये है। अब अंतराल को कहीं कहीं पर स्थान निरूपण भी कहा गया है और भूमि स्पर्श भी कहा गया है। क्या कहा गया, इसका अन्य नाम क्या है, स्थान निरूपण या भूमि स्पर्श। तो ये इसका अन्य नाम है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा लाइन। लाइन क्या है, सामान्य भाषा में हम इसकी परिभाषा देखें तो सरल शब्दों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, को हम रेखा या लाइन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात ये हमारे दो बिंदु हो गए। अब हम इसको किस तरह से मिलाएंगे, ये सीधी रेखा है, रेखा यानी कि अब यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है हमने तय की है उसे हम क्या कहेंगे, रेखा। अब ये बिंदु चाहे हम इस तरह से डॉट की लाइन से भी बनाएं तो भी हम इसे रेखा ही कहेंगे, पर इसके यहाँ पर अनुभव हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुभूत रेखा। ये क्या कहलाएगा, अनुभूत रेखा, क्योंकि यहाँ पर हमें डॉट के माध्यम से एक रेखा का अनुभव हो रहा है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि रेखाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। रेखा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चित्रकला का, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तत्व एवं प्राचीन, महत्वपूर्ण एवं प्राचीन जो
सबसे पहले चित्रकला का महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तत्व क्या है? भारतीय चित्रकला में सबसे प्राचीन बताया गया है रेखा को, और ये महत्वपूर्ण भी है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो विशेषता क्या है? दो बिंदुओं को ही जोड़ती है और इसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अब कला सदन में रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी चित्र तल पर अगर हमें चित्र बनाना है तो क्या कराएगा वो? अंकन। कला सदन में रेखा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी चित्र तल पर हम कोई चित्र अंकित करें, कला सदन में रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी चित्र तल पर रेखा द्वारा किए गए अंकन को क्या कहते हैं? हम रेखांकन कहते हैं। रेखा द्वारा किसी चित्र तल पर, यानी कि अब वो कपड़ा भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लकड़ी का पटरा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंकन। उस अंकन को क्या कहेंगे? रेखांकन कहते हैं। और ये जो रेखांकन है इसकी विशेषता क्या है? ये एक ही रंग के द्वारा की जाती है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है इसकी कि ये किसी एक रंग के द्वारा होती है। किसी एक रंग के द्वारा खींची जाती है या बनाई जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया रेखा। सबसे पहले जो भारतीय कला थी उसमें रेखा ही प्रधान है। जैसे आप हम देखते हैं अजंता के, एलोरा के जो चित्र हैं या प्राग के ऐसे चित्र भी देखते हैं, तो सभी में रेखा प्रधान कला रही है प्रारंभ से ही। और जो कलाकार है उसको रेखा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह अच्छी कलाकृति का निर्माण कर सकता है। हमने यहाँ पर रेखा की परिभाषा देखी। ये क्या है? परिभाषा। परिभाषा क्या है? जो हमने ये दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो रेखा कहलाती है। क्या हमारी परिभाषा हुई। और हमने इसके बारे में समझ लिया कि अंकन क्या है और रेखांकन क्या है। अंकन है हम किसी भी, उसको हम रेखांकन कहेंगे, यानी कि हम किसी भी रेखा द्वारा अंकन कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रेखांकन। और रेखांकन की विशेषता क्या है? वो एक ही रंग के द्वारा खींची जाती है। अब यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जो दो बिंदुओं के बीच की हम जो मध्य रेखा है, जैसे कि यहाँ एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, हमने यहाँ पर बीच में लाइन खींच ली एक सीधी, इसे हम क्या कहेंगे? रेखा। किंतु यहाँ पर हम डॉट के द्वारा कोई लाइन खींच रहे हैं, तो ये क्या हमें आभास दे रही है रेखा का, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुभूत रेखा। इसे हम क्या कहेंगे? अनुभूत रेखा। अब हम देखते हैं रेखाओं का वर्गीकरण। हम देखते हैं रेखाओं का वर्गीकरण। अब इसे दो प्रकार से माना गया है। पहला है हमारी औपचारिक रेखा, दूसरा हमारी अनौपचारिक रेखा। अब इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉर्मल लाइन और
इनफॉर्मल लाइन। तो ये हमारा दो प्रकार की रेखाएं हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक। औपचारिक रेखा क्या है? हम इसको किसी धरातल पर किसी यंत्र के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा इस रेखा को बनाएं तो हमारी क्या कहलाएगी? औपचारिक रेखा कहलाएगी। तो यहाँ हम इसको देख लेते हैं, ज्यामितीय रेखाएं एवं स्थापत्य। ज्यामितीय रेखाएं एवं स्थापत्य की रेखाएं औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। ज्यामितीय या स्थापत्य की रेखाएं, जो कि अब ये रेखाएं जो है वो औपचारिक कहलाती है, पर किसके द्वारा बनाई जाती है? यंत्रों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर औपचारिक रेखा है पर ये यंत्रों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब ये ज्यामितीय रेखाएं हैं, स्थापत्य की रेखाएं। स्थापत्य यानी कि बिल्डिंग का अगर हम स्केचिंग करें या एक लेआउट बनाएं तो वो रेखा जो क्या कहलाएगी? हमारी औपचारिक रेखा कहलाएगी। हम उसमें स्केल का या रूल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके प्रयोग के द्वारा ही हम बनाते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, यंत्रों के द्वारा खींची गई लाइन जो है वो औपचारिक रेखा कहलाती है। ज्यामितीय रेखाएं, स्थापत्य की रेखाएं यंत्रों के द्वारा जो खींची जाती है वो क्या कहलाती है? औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। ये जो इनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है इनका औपचारिक रेखाओं का? कि ये उपयोगी रूपाकार का निर्माण करती हैं। उपयोगी रूपाकारों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनौपचारिक रेखा। यहाँ पर आप उदाहरण में देख लेते हैं। अब जैसे ये है, अब इसको हम स्केल की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? औपचारिक रेखा। ये जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल लाइन आ रही है, ये जो लाइन है सीधी है, ज्यामितीय आकार की है और स्थापत्य की रेखाएं हैं। ठीक है, अब अनौपचारिक रेखा क्या है? जिसे हम स्वतंत्र रेखांकन कहते हैं। इसमें बिना किसी यंत्रों के द्वारा रेखा का निर्माण किया जाता है। हाथ से खींची गई रेखा, इसको देखते हैं हम। हाथ से खींची गई रेखाएं अथवा लिपि, हाथ से खींची गई रेखाएं अथवा लिपि संबंधी रेखाएं लिपि संबंधी रेखाएं अनौपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। हाथ से खींची गई यह लिपि, अब जैसे हम लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ तो ये स्वतंत्र रेखांकन है, हम फ्री होके लिख रहे हैं। या इस तरह से हम कोई आकार बनाएं तो ये भी फ्री हैंड है, तो ये क्या है? हमारा औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। औपचारिक क्या
आकारों का प्रयोग करते हैं, ज्यामितीय रूपों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या है, हम फ्री होकर काम करते हैं, ज्यामितीय रूपों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रेखा का प्रभाव। हमने दो प्रकार की रेखाएं पढ़ ली वर्गीकरण में, औपचारिक और अनौपचारिक रेखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेखा का प्रभाव। अब रेखा का प्रभाव कितने प्रकार से हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए दो अनेक प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो हम पहले रेखा देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है। ये तो वर्गीकरण हमने देखा था, अब इनका प्रभाव देखा है। वर्गीकरण में दो थी, औपचारिक और अनौपचारिक, और प्रभाव में कितनी है, सीधी या खड़ी रेखा, आड़ी या पड़ी रेखा, जिसे हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, ये आड़ी रेखा इस तरह से है, और कर्णवत रेखा या तिरछी रेखा एक कोणीय रेखा, प्रवाही रेखा, अब जैसे तिरछी रेखा क्या है, जो इस तरह से एक कोणीय रेखा, एक ही केंद्र से निकलने वाले किंतु अन्य क्षेत्रों में जाने वाली, एक केंद्र से निकलकर अन्य क्षेत्रों में जाती है, क्या कहलाती है, एक कोणीय रेखा कहलाती है। प्रवाही रेखा क्या है, हम नदियों की धारा में प्रवाही रेखा देख सकते हैं। ठीक है, कोणीय रेखा, जो रेखा कोण बनाती हो, जैसे ये ऐसा कोण बने या फिर यूं कोण बने, इस प्रकार का भी कोण बन सकता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रेखा कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा चक्राकार रेखा। चक्राकार रेखाएं, चक्राकार रेखाएं कैसे होती हैं, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है तो क्या होता है, हमारा चक्राकार रेखाएं होती हैं। अब इन सभी रेखाओं का हमने यहाँ पर आपने चित्र देख लिया। ये जैसे सीधी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वो सीधी खड़ी हुई रेखा होती है, जिसे हम स्थापत्य में ऐसे बिल्डिंग जो होती है वो सीधी खड़ी होती है, उसमें हम क्षैतिज रेखा भी देख सकते हैं, ऐसी पड़ी हुई रेखा है। तिरछी रेखा इस तरह से एक कोणीय रेखा, जो एक दिशा से अन्य क्षेत्रों में जाती है। प्रवाही रेखाएं इस तरह से प्रवाही रेखा हो जाएंगी। कोणीय रेखा जो कोण बनाती हुई रेखा होती है, चक्रीय रेखा जो चक्र बनाती हुई होती है। अब इसे हम आपने देखा, इसे हम वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसे डायगोनल लाइन बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और कोणीय रेखा को हम क्या कहेंगे, एंगुलर। और एक कोणीय रेखा को हम रेडियल बोलेंगे, चक्राकार रेखाएं को हम स्पाइरल बोलते हैं, और प्रवाही रेखा को हम रिपीट लाइन बोलते हैं। अब इनका हम अलग अलग प्रभाव देख सकते हैं। तो प्रभाव क्या होता है सीधी रेखा का, सीधी रेखा आपको यहाँ पर प्रभाव साथ के साथ बताते जाऊंगी।
सीधी रेखा का क्या प्रभाव होता है, यह हमें उच्चता, महत्वाकांक्षा, ये है हमारा प्रभाव। तो प्रभाव यहाँ पर आ रहा है, ये हमने रेखा बना दिया और यहाँ पर हमारा प्रभाव है। तो उच्चता दिखाती है, महत्वाकांक्षा दिखाती है, उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव आदि ये प्रभाव दिखाती है। सीधी रेखा का प्रभाव पड़ता है उच्चता, महत्वाकांक्षा, यानी कि किसी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम इस रेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या होता है, इस तरह की लाइन ऊपर जाती है या इस तरह से ऊपर जाती है, तो ये क्या है, हमारा उच्चता दिखा रहा है, किसी की ऊंचाई को दिखा रहा है, महत्वाकांक्षा को दिखाता है, दृढ़ता को दिखाता है, गौरव को दिखाता है और स्थिरता और शाश्वतता को भी दिखाता है और अन्य भी इसके प्रभावी होते हैं। अब जो सीधी या बड़ी रेखा होती है वो लंबवत होती है, इस तरह से लंबाई में होती है, क्षैतिज रूप में, और ये जो रेखाएं हैं ये कभी कभी आधार का काम करती है। जैसे कि नाव यहाँ बनी हो, तो इस तरह से नाव बनी हो, तो ये क्या है, यहाँ पर आधार का काम कर रही है। या बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो ये भी आधार रेखा का काम कर रही है। अब इन रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव देखते हैं हम इन रेखाओं में क्या प्रभाव है। तो ये जो रेखाएं हैं, मानसिक शांति, विश्राम, मानसिक शांति दिखाती है, विश्राम दिखाती है, निष्क्रियता, संतुलन, निष्क्रियता, मानसिक शांति, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हमारी तिरछी रेखा क्या प्रदर्शित करती है, तिरछी रेखा जहाँ पर रेखाएं कोण बना रही हो, यानी कि तिरछी खींची जाती है, आड़ी खींची जाती है, इस तरह से, ये हमारी तिरछी रेखा है। अब जैसे हम खेल कूद, कोई व्यक्ति खेल रहा है, तो जैसे हम भाग रहे हैं, तो हमारी जो रेखा है वो इस तरह से हमारा सर आगे रखकर पैर पीछे रखते हैं, तो वो क्या होता है, इस तरह से हमारा तिरछी लाइन बनती है। अब इससे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं देखते हैं हम। गति, गति दिखाता है कि हम जैसे दौड़ रहे हैं तो हम गति में दौड़ते हैं। उत्तेजना दिखाता है, गति है, उत्तेजना है, बेचैनी, व्याकुलता, गति, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता और नाटकीयता आदि प्रदर्शित करती है। अब हमने कितनी देखी, ऊर्ध्वाधर रेखा देखी, क्षैतिज रेखा देखी, हमने समांतर रेखा देखी। अब हम एक पंक्ति रेखा का प्रभाव देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक पंक्ति रेखा, एक पंक्ति रेखा हमें क्या प्रभाव दिखाती है, क्या आधार देती है। ये रेखा हमें प्रसार, शोभा, प्रसार, जैसे सूर्य की किरणों का प्रसार होता है, तो सूर्य सेंटर है, ये केंद्र है और उससे अन्य किरणें निकल रही हैं, तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ से किरणें निकल रही है, तो क्या है, किरणों का प्रसार हो रहा है। शोभा, या हम कोई गुलदस्ता बनाते हैं तो उसमें शोभायमान होता है, ये जैसे कि ये गुलदस्ता हो गया। अब यहाँ से पेड़
नेक्स्ट हमारा स्वच्छंदता, रिक्तता आदि। यानी कि जो एक बंदी रेखा है वो स्वच्छंद भी होती है, जैसे कि पेड़ की टहनियाँ स्वतंत्र होती है किंतु एक जगह से जुड़ी रहती है, जुड़ती तो है पर ऊपर कहाँ तक जाएंगी ये नहीं पता लगती, वो स्वच्छंद होती है। लिप्तता एक दूसरे में लगी रहती है, कभी कभी उलझी हुई भी होती है, तो इस तरह से वो प्रभाव दिखाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाएं क्या हमें प्रदर्शित करती हैं? प्रवाह यानी कि गति, गति, माधुर्य, गति और माधुर्य, लावण्य। जैसे प्रवाही रेखाएं हैं, जैसे नदी की धारा हमेशा बहती रहती है तो उसमें गति होती है, इसलिए क्या है प्रवाही रेखाएं नदी की धारा भी हम बना सकते हैं। जैसे सीनरी में हम अधिकतर नदी को बहते हुए दिखाते हैं तो प्रवाही रेखाओं में दिखाते हैं। माधुर्य यानी कि जो रेखा है उसमें बहुत कोमलता होती है, सुंदरता होती है, लावण्य होता है। अगर हम नदी की धारा को सीधा सीधा बनाते तो अच्छा नहीं लगेगा, तो किंतु उसे हम प्रवाही रेखाओं के द्वारा लहरदार बनाते हैं जिससे वो हमें अच्छी दिखाई देती है। अब नेक्स्ट हमारा कोणीय रेखा। कोणीय रेखा क्या होती है? कोणीय रेखा का जो प्रभाव है यानी कि वो कोण बनाती हुई होती है और इससे हमें क्या होता है? इससे अस्पष्टता, ये भाव देती है अस्पष्टता का, यानी कि स्पष्ट नहीं हो रहा कि कौन सा है, और तब नापेंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये इसमें क्या शो कर रहा है। व्याकुलता, अगर हम घर में उल्टी सीधी ऐसे कोणीय चीजें ऐसे जमा के रख दें फर्नीचर को अच्छे से, या हम चित्र में इस तरह से बार बार लाइन को एक दूसरे के ऊपर लगा दें तो वो हमें बेचैनी उत्पन्न कर देंगी, संघर्ष, व्याकुलता कर देगी, व्याकुलता का भाव देगी, संघर्ष का भाव देगी। अस्पष्टता यानी कि स्पष्ट नहीं होगा कि आकृति हमें बनानी कौन सी है। और आघात, आघात भी यहाँ पर ये प्रदर्शित करती है।